हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रेक्टल कैंसर क्योर पर। मैं हूं वसीम खान। मुझे कैंसर हो चुका है और मैं इलाज करा चुका हूं। मेरा कैंसर ठीक हो चुका है। तो मेरा ये चैनल जो है डेडिकेटेडली रेक्टल कैंसर के पेशेंट्स के लिए है और ये मैंने इसीलिए बनाया है ताकि मैं उन लोगों की हेल्प कर सकूँ। तो जो मेरे पहले वीडियोज़ हैं उनके अंदर बहुत सारी ऐसी जानकारी मौजूद है जो आप लोगों के बहुत काम आएगी और पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो इसलिए अगर आपको रेक्टल कैंसर है तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल पर जाइए और मेरे पुराने वीडियोस को देखिए, उनमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और जो जानकारी मैं आगे देने वाला हूँ वो भी आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी, मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि इस तरह के कोई वीडियोस पड़े ही नहीं है यूट्यूब पर। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि इस वीडियो का टॉपिक क्या था। मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में कि मेरा रेडिएशन कंप्लीट हो गया था और जब मैं अपने सर्जन के पास गया तो सर्जन ने कहा कि आपको 1 महीने बाद सर्जरी होगी आपकी। उसकी वजह ये होती है, उन्होंने कहा रेडिएशन होने के बाद 1 महीने तक और जो आपका कैंसर होता है वो श्रिंक होता रहता है, सिकुड़ता रहता है। तो हम 1 महीने बाद ऑपरेशन करेंगे तो आपकी बॉडी में डैमेज कम होगी। मैंने कहा ठीक है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ और न्यू दिल्ली में रहकर इलाज करा रहा था। वहाँ पर मैंने फ्लैट रेंट पर ले रखा था। तो मैं चाहता तो इस 1 महीने के लिए यूपी चला जाता, लेकिन मैं यूपी नहीं गया। और क्यों नहीं गया, मैं इसी बारे में आज बात करने वाला हूँ। हुआ क्या, जब मुझे कैंसर के बारे में पता चला, मेरे सर्जन ने मुझे बताया आपको कैंसर है, तो मैं घबरा गया। और ये नॉर्मली किसी के साथ भी हो सकता है, जिसको अगर आपको पता चलेगा आपको कैंसर तो आप भी घबरा जाएंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था और उन्होंने कहा कि आपको रेडिएशन कराना है और उसके बाद आपको सर्जरी होगी और फिर कीमोथेरेपी होगी। तो मैंने कहा ठीक है, आप रेडिएशन शुरू करवा दीजिए। और मैंने रेडिएशन शुरू कर दिया। बट रेडिएशन जब मेरा चल रहा था तो मुझे बहुत से लोगों ने सजेशंस दिए और मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैंने एक ही सर्जन के कहने पर अपना इलाज शुरू करा दिया। मुझे दूसरे सर्जन से मिलना चाहिए, हो सकता है वो मुझे और बेटर ट्रीटमेंट बता दें। मेरे सर्जन ने मुझे क्या ट्रीटमेंट बताया था ये मेरी पहले की वीडियोज़ में है, आप उन्हें प्लीज़ देख लीजिए, ठीक है। तो जब उन्होंने कहा कि आप दूसरे हॉस्पिटल में भी दिखा के देखो, हो सकता है आपको बेटर ट्रीटमेंट मिल जाए। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा ठीक है। मैंने एक लिस्ट बनाई कि मुझे इस हॉस्पिटल में जाना है। तो उसके अंदर मैंने पहले नंबर पर रखा था राजीव गांधी हॉस्पिटल को। राजीव गांधी हॉस्पिटल कैंसर का स्पेशलिस्ट है और वहाँ सारे कैंसर के ही पेशेंट होते हैं। जब मैं वहाँ गया तो सीरियसली मैंने वहाँ ऐसे ऐसे पेशेंट्स देखे कि जिन्हें देख के मैं घबरा गया था बहुत ज़्यादा। तो खैर वहाँ जाके मैंने रजिस्ट्रेशन कराया, अपनी फ़ाइल बनवाई, मेरा आधार कार्ड भी लगा वहाँ पर और 1000 रुपये डॉक्टर की फ़ीस जमा हो गई। मतलब 1000 रुपये फ़ीस जमा होने का मतलब ये होता है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे एक डॉक्टर का नाम बताया। मैं डॉक्टर का नाम तो नहीं लूँगा वीडियो पर। और डॉक्टर का नाम बताने के बाद उन्होंने कहा कि पर्टिकुलर रूम नंबर में आप चले जाइए, वहाँ पर आपको वो डॉक्टर देख लेंगे। मैं उस रूम के बाहर जाकर बैठ गया। तो जब मैं वहाँ बैठा हुआ था, थोड़ी देर बैठने के बाद मुझे आवाज़ लगाई तो मैं अंदर रूम के अंदर गया। तो मैंने जाकर देखा डॉक्टर बैठा था ना, बहुत कम एज थी उसकी। मतलब कोई सीनियर सर्जन के नाम से मुझे अपॉइंटमेंट मिला और वो डॉक्टर जो थे वो बहुत कम एज के थे। तो खैर मैंने कहा चलो आगे बात करते हैं। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे ऐसी ये बीमारी है और रेक्टल कैंसर है मुझे, और ये मेरी टेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं, तो इसके अंदर क्या हो सकता है। तो उन्होंने ना तो मेरा पीआर करा, पीआर क्या होता है ये मेरे पहले वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ना तो पीआर करा, ना कोई चेकअप करा, बस रिपोर्ट देखी और मेरे से कहा कि आपका जो है हम सर्जरी करेंगे, सर्जरी करके आपका लेटरिन का रास्ता जो है वो बंद कर देंगे और आपके पेट में इस जगह पर हम यहाँ पर कट लगा देंगे और आपकी आंत बाहर निकाल देंगे और उसके बाद वहाँ एक बैग बांध दिया जाएगा जिसके अंदर आपका मोशन पास हुआ करेगा। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा नहीं हो सकता कि नॉर्मल ऑपरेशन हो जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, बैग बांधना पड़ेगा। तब मैंने उन्हें अपने पुराने सर्जन का प्रिस्क्रिप्शन दिखाया। मैंने कहा देखिए, इन्हें मैं दिखा चुका हूँ और इन्होंने कहा है कि 99% आपका नॉर्मल सर्जरी होगी, बैग बांधने की नौबत नहीं आएगी। तो जो वो डॉक्टर थे ना, थोड़े से मतलब बोले अच्छा तो एक काम कीजिए, हो सकता है कि बैग बांधने की ज़रूरत नहीं पड़े, आप हमारे सीनियर डॉक्टर से मिल लीजिए। अब यहाँ देखिए आप, मैंने 1000 रुपये जमा किए डॉक्टर को दिखाने के लिए और मैं ये कहाँ जा भेज दिया, उन्होंने जूनियर्स के पास जो मतलब सीख रहे थे उनके पास भेज दिया कि जाओ इनसे पता कर लो। भैया 1000 रुपये जमा किए हैं तो कम से कम सीनियर सर्जन के पास तो भेजा होता मुझे। उनके जूनियर के पास भेज दिया, उन्होंने एक जो कुछ भी लिखा, उसके बाद कहा कि आपको बैग लगाना पड़ेगा। मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं। तब मैंने उन्हें पर्चा वर्चा दिखाया तो उन्होंने कहा ठीक है आप हमें सीनियर सर्जन से मिल लीजिए। मैं कहा ठीक है, वो कहाँ बैठते हैं, उन्होंने रूम नंबर बताया और 2nd फ्लोर पे बैठते थे। तो मैं उनके फ्लोर पे गया और वहाँ जाके वेट करने लगा। जब उन्होंने आवाज़ लगाई मुझे तो मैं उनके पास गया। अब ये देखने वाली बात है
जब मैं सीनियर सर्जन के पास गया तो उन्होंने भी ना तो मेरा PR करा, ना कोई चेकअप करा, कुछ नहीं किया। सिर्फ मेरी रिपोर्ट्स देखी और रिपोर्ट्स देखने के बाद मुझसे बोले, जो उनके डॉक्टर ने जो लिख के दिया था ना, जूनियर डॉक्टर ने, उन्होंने वो फाइल पढ़ी और मुझसे कहा कि आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी, सर्जरी करके हम आपको बैग लगा देंगे जिसमें आपका मोशन पास होता रहेगा और कैंसर का पार्ट बाहर निकाल देंगे। तो ये बात मेरी समझ में नहीं आई। तो मेरा सर्जन ये कह रहे हैं कि नॉर्मल सर्जरी हो सकती है, और वो कैंसर का स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, अब वो कह रहे हैं कि नॉर्मल सर्जरी नहीं हो सकती। तो ये बात थोड़ी मुझे समझ नहीं आई। तो मैंने डॉक्टर से तो कुछ नहीं कहा, मैं ओके करके बाहर आ गया। बट मेरी मदर साथ में थी, मैंने उनसे कहा कि नहीं, मुझे नहीं करानी, मुझे यहाँ इलाज नहीं कराना है। तो उसके बाद फिर महीपालपुर में मणिपाल करके एक नया हॉस्पिटल बना था उस टाइम पे, अब तो काफ़ी पुराना हो गया है क्योंकि 3 साल पहले की बात है। वहाँ पर एक डॉक्टर बैठते हैं जिनका नाम है वेदांत काबरा। इनको आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और अच्छे इनके रिव्यूज़ हैं। तो मैंने उनका अपॉइंटमेंट लिया, उनके पास गया। भैया मैं वहाँ गया, वहाँ जाके भी मैंने 2500 रुपये की फ़ाइल, 2000 रुपये की फ़ाइल बनवाई, उन्हें दिखाया। तो उन्होंने पहले तो मेरा PR करा, PR करने के बाद सारी रिपोर्ट्स देखी। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि देखो भैया, तुम्हारे केस के अंदर जो है 95% चांस है कि नॉर्मल सर्जरी हो जाएगी और 5% चांस है कि बैग लगाना पड़ सकता है। तो उनकी बात मुझे कुछ समझ आ रही थी क्योंकि वो सीनियर डॉक्टर थे, वो अच्छे से बात भी कर रहे थे, उन्होंने चेकअप भी अच्छे से किया था मेरा। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आगे क्या करना है ये बताइए। तो उन्होंने कहा कि आप कीमोथेरेपी वाले डॉक्टर से मिल लो, जो ऑन्कोलॉजी मेडिसिन डॉक्टर होते हैं उनसे मिलने के लिए कहा। मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि आपकी पहले कीमोथेरेपी होगी और उसके बाद सर्जरी होगी, जबकि मेरे डॉक्टर ने कहा था पहले सर्जरी होगी बाद में कीमोथेरेपी होगी। तो यहाँ थोड़ा मतलब फ़र्क आ रहा था। तो ऐसा नहीं है कि मेरे डॉक्टर ने सही कहा उन्होंने गलत कहा, तो हो सकता है ट्रीटमेंट करने के तरीके अलग अलग होते हों और रिज़ल्ट अच्छे ही होते हों उनके। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ वो बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है, ताकि आप लोगों को मालूम हो जाए कि एग्जैक्टली मेरा इलाज कैसे हुआ था, ठीक है ना। तो मैंने मणिपाल हॉस्पिटल को भी रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने वसंत विहार में नेट पर सर्च किया था, टेनोवैक्स नाम का एक क्लिनिक है, वो सेलुलर थेरेपी देकर कैंसर को ठीक करते हैं। तो मैंने सोचा वहाँ जाकर दिखाता हूँ। मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई उनका इलाज करने का तरीका कुछ ये है कि वो मेरी बॉडी से ब्लड निकालेंगे और 3 महीने तक उसे रखेंगे, स्टोर करके रखेंगे, उसमें कुछ केमिकल्स वगैरह डालते हैं, क्या करते हैं वो उनको मालूम होगा। उसके बाद 3 महीने बाद मेरे ब्लड के अंदर जो इम्यूनिटी सेल्स हैं वो डेवलप हो जाएंगे। उसके बाद वही ब्लड वो मेरे शरीर में वापस डाल देंगे और उससे मेरा कैंसर ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों 2000 रुपये की फ़ाइल भी बनवाई मैंने, और उनसे ये बात सुनी मैंने उनसे पूछा खर्चा क्या आएगा। उन्होंने कहा कि करीब 5 लाख का खर्चा आएगा इसमें। तो ये बात भी मेरी समझ में नहीं आई। क्योंकि देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, मेरी सोच है कि मेरी बॉडी में जब तक कैंसर की गांठ मौजूद है और वो बाहर नहीं निकल जाती तो मेरा कैंसर कैसे ठीक होगा। मुझे नहीं लगता था कि बिना कैंसर की गांठ को बाहर निकलवाए, बिना सर्जरी कराए मेरा कैंसर ठीक हो सकता है। तो मैंने उनको भी रिजेक्ट ही कर दिया था। तो ये मतलब कुछ एक्सपीरियंस थे। उसके अलावा मुझे किसी ने कहा एम्स में चले जाओ, तो भैया मुझे एम्स से बहुत डर लगता है। मैंने वहाँ के बहुत बिगड़े हुए केसेस देखे थे। जब मेरी टेस्टिंग्स होती थी और मैं अपनी टेस्टिंग कराने जाता था तो वहाँ और कैंसर पेशेंट्स मुझे मिलते थे और वो अलग अलग हॉस्पिटल का रेफरेंस देके मुझसे कहते थे हमने वहाँ इलाज कराया, उन्होंने हमारा इलाज करा। उसके बाद 5 महीने बाद हम जब दोबारा उनके पास गए तो पता चला कि हमारा कैंसर पूरी बॉडी में फैल गया और अब लाइलाज हो गया है। तो मतलब इस तरह के केसेस मेरे सामने आए बहुत सारे हॉस्पिटल्स के, तो मैंने उन हॉस्पिटल्स में जाना सही नहीं समझा। तो जो मैंने इलाज कराया वो सिंपली गंगाराम, मैक्स और अपोलो तीनों हॉस्पिटल को मिला के इलाज कराया था। और कैसे कैसे कराया था इस सब के बारे में मैं धीरे धीरे सारी वीडियोस बनाता रहूँगा और आपको देता रहूँगा डिटेल एक एक छोटी से छोटी बात की, ताकि आपको अगर इसका इलाज करा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आए, हर बात का मालूम हो, हर टेस्टिंग के बारे में मालूम हो कि कौन सी टेस्टिंग कितने में होती है, क्यों होती है और उस टेस्टिंग को कहाँ पर जाकर सस्ते में कराया जा सकता है। ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ अपने आने वाले वीडियोज़ में। तो ये एक मतलब छोटा सा एक वीडियो था जिसके अंदर मुझे आपको ये बताना था कि भैया मैंने इधर उधर रिसर्च करी डॉक्टर्स की, लेकिन मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। अब आपको रिज़ल्ट अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप भी ट्राई कर सकते हैं इसके अंदर। ये मेरी थिंकिंग है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं पूरे दिन काम करने के बाद
बीमार हूँ, क्योंकि अभी भी मैं पूरा सही नहीं हुआ हूँ। कैंसर ठीक हो गया है, बट जो कैंसर के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो आज तक मेरे ठीक नहीं हुए हैं, और उनके बारे में धीरे धीरे आगे वीडियोज़ में सब कुछ बताऊँगा। क्या क्या साइड इफ़ेक्ट मेरे साथ हुए, मेरी बॉडी में क्या क्या डैमेजेस हुए, ये सब आपको मेरे वीडियोज़ में जानने को मिल जाएंगे। और ये डैमेजेस ऐसा है, रेक्टल कैंसर है तो नॉर्मली सबके साथ ही होते हैं, क्योंकि मुझसे डॉक्टर ने कहा, जब मुझे साइड इफ़ेक्ट्स हुए और मैंने उनसे कहा कि भैया ये साइड इफ़ेक्ट हुआ है, तो उन्होंने क्या कहा कि ये तो कॉमन होता है इस सर्जरी के अंदर। तो ये भैया बातें ये कॉमन होती हैं, इन बातों को आप जान लो तो अच्छा है, क्योंकि सबके साथ ही होती हैं ये बातें। तो इसीलिए मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को सारी नॉलेज मिलती रहे। तो अगर आपको रेक्टल कैंसर है तो आप देखिए, जहाँ इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी कोशिश कर रहे हो इलाज कराने में, वहाँ प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरी वीडियोस को देख लो। मैं बहुत अच्छे से सब कुछ बता रहा हूँ, सारी जानकारी दे रहा हूँ। पूरे यूट्यूब पे ये जानकारी कहीं नहीं मिलने वाली है आपको, जो जानकारी मैं आपको दूंगा। तो इससे आपको ज़रूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको रेक्टल कैंसर है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सारे वीडियोज़ को देखते रहो। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, मैंने कम से कम 50 या 60 रीटेक लेने के बाद एक वीडियो तैयार करा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाता था कुछ ना कुछ बताना भूल जाता था। इस वजह से 15 मिनट की वीडियो को मैंने 50 बार में कंप्लीट करा, और जब जाके मेरी वीडियो कंप्लीट हुई और मैंने यूट्यूब पर डाली, उसके बाद मैंने 2 वीडियोज़ और बना के यूट्यूब पर डाली, और उसके बाद पता है रिज़ल्ट क्या मिला? मुझे सिर्फ 1 सब्सक्राइबर और 4 व्यूज़ मिले। तो ये थोड़ी डिमोरलाइज़ करने वाली बात है, लेकिन मेरा सोचना यह है कि अगर किसी ने मुझे सब्सक्राइब किया है तो मैं सिर्फ एक ही बंदे के लिए अगर मुझे वीडियोस बनानी पड़ेंगी तो मैं वीडियोस बनाऊंगा, और उस बंदे को पूरी हेल्प करूंगा, पूरी गाइड करूंगा, ताकि उसको कोई भी दिक्कत नहीं आए इस इलाज में और फिजूल खर्चा नहीं करना पड़े। और अगर कोई मुझसे कमेंट्स में कुछ पूछेगा तो मैं उसका पूरा जवाब दूंगा और सब कुछ बताऊंगा। चलिए, मेरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आपने मेरा वीडियो को वॉच करा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर रेक्टल कैंसर है तो। मैं कहूँगा आपसे फिर से कि जहाँ इतना आप टाइम दे रहे हो अपने इलाज के लिए, वहाँ थोड़ा सा टाइम मेरे वीडियोस को दे दो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।